सारे व्यूअर्स का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने से पहले हम थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, कितने पार्ट में पढ़ेंगे, है ना, जिससे कि आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो है हम इसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसका आज एक फर्स्ट पार्ट होगा जो कि हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन कि फ्रांस के क्रांति होने से पहले फ्रांस की स्थिति क्या थी, वहाँ के राजा कौन थे और राजा कैसे थे, राज्य उनका कैसा था, शासन उनका कैसा था, और वहाँ पर अगल बगल जो पड़ोसी देश थे, है ना, उनकी स्थिति क्या थी, वहाँ पे उस समय क्या घटित हो रहा था जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी। तो ये आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, इस वीडियो वाले पार्ट में, है ना। तो और सेकेंड पार्ट जो होगा वो इसके कारण पर होगा, यानी कि फ्रांस के क्रांति होने के क्या क्या कारण थे। कारण में हम पढ़ेंगे आगे जाके सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, और बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसके कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो उन सारे कारणों को हम इसके सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका एक थर्ड वीडियो भी आएगा जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इस क्रांति के परिणाम क्या निकले, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ा पूरे के पूरे विश्व पर, पूरे के पूरे समाज पर, है ना, और पूरे के पूरे फ्रांस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या परिणाम नहीं हुए, है ना। तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे इसके थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड वाले वीडियो में, ठीक है। लुई 16वां यह बुर्बो राजवंश का शासक था। विलासिता में डूबा रहता था, जनता के दुखों से दूर रहता था। इसके वंशज भी इसी की तरह थे। लुई 14वां, लुई 13वां भी इसी की तरह थे। ये भी क्या करते थे, अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने खर्चों को कम नहीं करते थे बल्कि और बढ़ाते थे, और सारा का सारा कर किससे वसूलते थे, साधारण वर्ग से वसूलते थे। तो इसी के कारण से लुई 16वां जो था एक कारण बन गया और उसको सारा का सारा परिणाम झेलना पड़ा अपने पूर्वजों का। इसके बाद इसने एनेंतो एनेंत जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इससे विवाह किया। ये तो और भी खर्चीली थी, इसी का नाम इसके खर्चीले होने के कारण मैडम डिफिसिएट रखा गया। मैडम डिफिसिएट के कारण ही ये मशहूर थी, और इसके खर्चीले होने के कारण अब राज्य का खर्चा और बढ़ गया और फ्रांस की स्थिति डगमगा गई। अब फ्रांस की स्थिति इतनी दुर्बल हो गई कि उसे अब कर वसूलने के लिए नेसेसरी चीज़ जो कि खाने पीने की चीज़ थी उस पर भी टैक्स लगाना पड़ा। इससे जनता और त्रस्त हो गई। इसी खर्चीले होने के कारण इसका नाम मैडम डेफिसिएट रखा गया। तो लुई 16वां आप समझ रहे होंगे कि ये ही प्रमुख क्यों बना फ्रांसीसी क्रांति का। तो यही कारण था फ्रांसीसी क्रांति में इन्वॉल्व होने का सबसे बड़ा लुई 16वां का। शक्ति इसके पास जो थी वो केंद्रीकृत थी। राजा के पास सारी शक्तियाँ थी। उच्च अधिकारी कुलीन वर्ग के लोग थे। अब शक्ति केंद्रित थी, इसका मतलब ये है कि राजा के पास ही सारी शक्तियाँ हैं। सारा का सारा अधिकार किसके पास है, राजा के पास। राजा जो चाहेगा वो विधेयक पारित करेगा, वो नियम लगाएगा और बोलेगा जनता को कि भाई तुम ये टैक्स दो। अब उच्च अधिकारी जो इसके नीतियों की समीक्षा करेंगे वो भी कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो कि इसकी चटुकारिता करते रहेंगे, जो इसकी बात मानते रहेंगे। अब वो भी सवाल नहीं उठाएंगे इस पे कि भाई आपने ऐसा क्यों टैक्स लागू कर दिया। वो भी राजा के हित के बारे में ही सोचते थे सिर्फ। इसके लिए ही साधारण वर्ग के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति को उत्पन्न किया। अब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये इसी के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है मेरी इच्छा ही कानून है, जिसका मतलब है कि भाई मैं जो कहूँगा वो करो, है ना। तो इस कारण से आप समझ गए होंगे कि लुई 16वां ही एक कारण बना प्रमुख फ्रांसीसी क्रांति का, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर। तो फ्रांस की स्थिति को डिस्कस करते हैं। तो 3 वर्गों में लोग बटे थे। समाज में 3 वर्गों में लोग बटे थे, पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग जो था वो 3 वर्ग था जिसमें फ्रांस बटा हुआ था। फ्रांस का पूरा समाज बटा हुआ था। पादरी वर्ग जो था वो सबसे शक्तिशाली वर्ग था
पूरे के पूरे समाज में इसे माई लॉर्ड, माई हाइनेस करके पुकारा जाता था और ये रिलीजन के नाम पे बहुत सारे विशेषाधिकार को प्राप्त करके रखा हुआ था। कुलीन वर्ग का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ने ही साधारण वर्ग को बहुत ही त्रस्त कर दिया। उन पे सारा का सारा बोझ साधारण वर्ग पर जाता था। पादरी कुछ टैक्स लगाते थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कुलीन और पादरी वर्ग का प्रभाव था समाज में। भाई साधारण वर्ग पर कुलीन और पादरी वर्ग का ही प्रभाव था। टाइद जैसे करों का बोझ साधारण वर्ग पर था। अब ये पादरी जो थे कुछ रिलीजन कर भी लगा देते थे, कुछ धार्मिक कर भी लगा देते थे, जिसमें में टाइद था। टाइद जो था एक धार्मिक कर था। उसी प्रकार से कुलीन वर्ग भी कुछ कर लगाते थे, जो कि किसको देना पड़ता था? साधारण वर्ग को देना पड़ता था। राजा को भी टैक्स देना पड़ता था और पादरी और कुलीन वर्ग को भी टैक्स देना पड़ता था। तो सारा का सारा बोझ किस पर था? साधारण वर्ग पर था, टैक्स का सारा बोझ। तो इन सब कारणों का भी प्रभाव पड़ा कि फ्रांस की स्थिति जो है वो डगमगा गई। स्टेट जनरल की मीटिंग, थर्ड टॉपिक क्या है? स्टेट जनरल की मीटिंग। स्टेट जनरल की मीटिंग में प्रतिनिधित्व पर असंतोष की भावना थी। अब प्रतिनिधित्व क्या था? जब फ्रांस में एक स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, स्टेट जनरल की मीटिंग में कुछ लोग आते थे सारे समुदाय के। कुलीन वर्ग के सारे लोग रहते थे, साधारण वर्ग के कुछ लोग रहते थे और राजा रहते थे और पादरी वर्ग रहता था। ये सब राजा के नियमों की समीक्षा करते थे, नीतियों की समीक्षा करते थे। किसी भी अगर समुदाय में असंतोष रहता था उस नीति के खिलाफ, तो वो अपनी बातों को रखता था। लेकिन ये तो 1614 के बाद बुलाई ही नहीं गई थी, तो साधारण वर्ग अपनी बात रख ही नहीं पा रहा था। साधारण वर्ग अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहा था और प्रतिनिधित्व भी बहुत ही ख़राब था, क्योंकि साधारण वर्ग के कुछ ही लोग रहते थे, जबकि सारा का सारा टैक्स साधारण वर्ग के लोग देते थे। सारा का सारा जो भी बर्डन था वो किस पे था? साधारण वर्ग पर था और संख्या में सबसे ज़्यादा साधारण वर्ग के लोग थे। लेकिन फिर भी कुलीन वर्ग और पादरी वर्गों को ही स्पेशल अधिकार प्राप्त थे। और स्टेट्स जनरल की मीटिंग में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। अब चौथा पॉइंट जो है इसमें, पार्लमा। पार्लमा जो था वो एक न्यायालय का पद होता था। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे हमारे यहाँ पे है, उस समय वहाँ पर भी एक न्यायालय होता था जिसके अधिकारियों को पार्लमा कहते थे। अब ये ऊंचे पदों पर नियुक्त अधिकारी थे और राजा की समीक्षा नहीं कर रहे थे। इनका काम था समीक्षा करना और ये समीक्षा नहीं कर रहे थे। ये कुलीन वर्ग के लोग थे, ये समीक्षा नहीं कर रहे थे कि भाई राजा ने कौन सी नीतियाँ बनाई, साधारण वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे वर्गों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इनको इनसे कोई मतलब नहीं था। पार्लमा भी अपना काम नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से फ्रांस में स्थिति और भी खराब हो गई, समाज में स्थिति बिगड़ने लगी, इससे हालात बिगड़ने लगे और साधारण वर्ग करों के बोझ से दब रहा था। तो फ्रांस की स्थिति को पढ़ने के बाद हमें ये भी जानना जरूरी है कि विश्व की स्थिति क्या थी उस समय, यानी विश्व में ऐसा क्या घटित हो रहा था और किसने राष्ट्र भावना को जन्म दिया फ्रांस में। उसके पड़ोसी देशों में ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण से फ्रांस भी अब लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। तो सबसे महत्वपूर्ण है गौरवपूर्ण क्रांति और अमेरिका क्रांति। इसमें गौरवपूर्ण क्रांति जो थी वो 1688 में घटित हुई। 1688 में जो था, इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय का शासन था। जेम्स द्वितीय ने संसद के अधिकारों को रोक दिया, संसद के अधिकारों पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण से संसद ने इस गौरवपूर्ण क्रांति को जन्म दिया और बोला कि राजा हमारे अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकता। और इसके विरोध में उन्होंने एक क्रांति की, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसके बाद जेम्स द्वितीय ने स्वीकार कर लिया कि संसद को भी नीतियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। और उसी के कुछ दिनों बाद अमेरिका की क्रांति भी हुई। अमेरिका की क्रांति ये सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है फ्रांस की क्रांति में। क्यों? क्योंकि अमेरिका की मदद करने के लिए फ्रांस ने अपने सैनिकों को अमेरिका भेजा। 13 उपनिवेश जो कि इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे, इंग्लैंड इस पूरे अमेरिका पे कब्जा किया हुआ था, तो 13 उपनिवेश जो थे वो अमेरिका में लड़ रहे थे
इंग्लैंड को बाहर भेजने के लिए। इस कारण से फ्रांस ने भी अमेरिका की मदद की। इसके बाद वहाँ के सैनिकों ने, फ्रांस के सैनिकों ने जब ये देखा कि यहाँ के लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके मन में भी राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और उन्होंने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने देश में इस राजतंत्र को उखाड़ फेंकें और यहाँ पर भी क्या कर दें, लोकतंत्र की स्थापना कर दें। लोगों का भी यह मालूम हुआ कि कैसे एक राष्ट्र का निर्माण करना है जो उन्हें समान अधिकार दिलाएगा। और अब उन्हें ये पता चल गया था कि हमें भी लोकतंत्र की स्थापना करके समान अधिकार प्राप्त करना है और जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग जो विशेषाधिकार प्राप्त करके बैठे हैं, इन्हें हटाना है। ये था आज का पहला पार्ट वीडियो का। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है, इसे बढ़ाने में मदद करें, है ना। और इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।